हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं कुमार हीरो सर और जैसा कि आप लोग को पता है कि अभी मैं आप लोग के लिए क्लास 10th का मैथ्स का वीडियो बना रहा हूं, जिसमें कि हम आपको याद दिला दे 1.3 के बारे में हम आपको क्वेश्चन बता दिए थे कि कैसे आपको बनाना है। और हम आपको बोले भी थे कि 1.3 का जो आप लोग का प्रश्नावली है उसका प्रश्न जो है आपको खुद से बनाने का प्रयास करना है। अगर आप पहले से बना लिए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आज हम आपको इस बताने वाले हैं प्रश्नावली 1.3 का 3-4 गो सवाल है। इस चारों पांचों सवाल को हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। ऐसे सवाल 3 गो ही हैं, लेकिन इसमें ये जो देख लीजिए सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2 और सवाल नंबर 3। तीसरा सवाल में आपको 3 गो है, यानी 3 2 5 गो सवाल था। संभवतः हम आप लोग बना भी लिए होंगे, क्योंकि इस सारे टाइप का प्रश्न तो हम आपको बता ही दिए थे। तो अगर आप नहीं बनाए तो चलिए हम एक एक क्वेश्चन को सारा को आपको पूरा डिटेल्स में समझते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले हम आपको बता दें ये आप लोग का प्रश्नावली 1.3 है, जो कक्षा 10 का है। ठीक है, और ये अध्याय नंबर 1 और ये चैप्टर है वास्तविक संख्या। तो पहला प्रश्न आप एक बार देख लीजिए, प्रश्न को पहले देख लीजिए। प्रश्न आप लोग के सामने था कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। और यही प्रश्न हम आपको पहले भी आपको करवा दिए थे। एक बार फिर से समझ लीजिए, यहाँ पे एक्सरसाइज है, प्रश्नावली है। तो देखिए प्रश्न ये है, सिद्ध करे कि √5 एक अपरिमेय संख्या है ना। तो इसको हम ऐसे कर लेते हैं, अपरिमेय संख्या ये आपको साबित करना, ये एक प्रश्न है। ठीक, तो आपको बताया था कि इसमें हम लोग क्या करते हैं, विपरीत मानते हैं, उल्टा विरोधाभास के नियम से ये सब सवाल जो है वो प्रूफ किया जाता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, माना कि √5 जो है वो क्या एक परिमेय संख्या है, मतलब हम परिमेय उल्टा मान लेते हैं। और जैसे ही परिमेय संख्या है तो आपको बताया थे कि क्या लिख सकते हैं इसको, √5 बराबर p/q के रूप में हम इसको लिख सकते हैं, जहां पर q इज नॉट इक्वल टू 0, ये तो परिमेय संख्या का नियम। और p और q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, एक के अलावा। एक तो सब चीज में मिल जाता ना, इसलिए आप समझिएगा एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड यहाँ पे नहीं है। और आपको करना क्या होगा, दिखाना होगा कि इसमें कुछ ना कुछ कॉमन है। उभयनिष्ठ मतलब समझते हैं ना, कॉमन होता है, दोनों में कुछ ना कुछ मिलना, वन के अलावा। तो यहाँ फिलहाल हम माने कि नहीं मिल रहा है, लेकिन आपको बना के दिखाना है कि मिलता है। कैसे, समझिए। सबसे पहले आप क्या करिएगा, इसको ना थोड़ा सा मॉडिफाई करिएगा, मतलब सिंप्लीफाई करिएगा, गुना करके ऐसे। √5 में q से था √5q, 1 में p से था p, और दोनों तरफ आप वर्ग करिएगा। भाई वर्ग क्यों करते हैं, क्योंकि आपको रूट हटाना है। तो वर्ग कर दिए, दोनों तरफ लिख दिए वर्ग करने पर। तो आप बताइए, जैसे ही इसको वर्ग करेंगे तो आप स्क्वायर पावर में छरप जाएगा, है ना। और रूट का स्क्वायर करेंगे तो आप सब लोग को पता है कि रूट का स्क्वायर जब करते हैं तो रूट हट जाता है, यानी सीधा सीधा 5 आ जाएगा ये। तो 5q², क्योंकि q का स्क्वायर किया, और बराबर के बाद p² आएगा। इसी चीज को आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, p² बराबर 5q²। बात एक है ना, 5q² बराबर p², चाहे p² बराबर 5q²। इसको समीकरण आप 1 मान लीजिए। आप सोचिए समीकरण 1 से कि p² का मान 5q² आया, मतलब 5 p² को विभाजित करेगा। यही चीज यहाँ पर लिखा गया, 5 p² को विभाजित करेगा। और जब p² को विभाजित करेगा तो हम आपको यह भी बताया, कोई भी संख्या स्क्वायर को अगर विभाजित करता है तो उस संख्या को भी विभाजित करेगा। कौन, 5। तो इसका मतलब यह हुआ कि 5 इसमें एक कॉमन आया। अभी तो 5 p को विभाजित किया है, इसका मतलब यह कि p के जगह हम 5r, 5 कांस्टेंट कोई भी आप ले सकते हैं, जहां पर r क्या है, कोई पूर्णांक है। जैसे यहाँ पर हम जो 5 लिए हैं ना, r लिए हैं, r के जगह पर आप कोई नहीं ले सकते। अब 5 r क्यों लिए, क्योंकि 5 से विभाज्य है तब 5 गुने कोई कांस्टेंट ऐसे ले लीजिएगा। 2 से विभाज्य होता है तो 2 गुने कांस्टेंट, 3 से विभाज्य होता है तो 3 गुने कांस्टेंट। ये हम आपको पहला वाला वीडियो में भी बताए थे। तो फिलहाल यहाँ पर हम क्या करेंगे, p बराबर, देखिएगा ध्यान से कि ये जो p बराबर आपका 5 आया है, इस मान को आपको समीकरण 1 में बैठाना होगा। समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 थोड़ा सा देखिए, ये जो आपको समीकरण 1 दिखाई दे रहा है, p² बराबर 5q²। तो क्या करिए, इस p के जगह पर थोड़ा सा मार्कर को चेंज कर लिया जाए। देखिए यहाँ पे देखिए, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये p जो है, p के जगह क्या रखेंगे, 5r। तो यहाँ पे लिखेंगे 5r, स्क्वायर है तो स्क्वायर ही वाला, अब बराबर के बाद ये 5q² तो रहेगा जस के तरह। इसी को आपको सोल्व करना है। 5 का स्क्वायर करिएगा तब 25r², और ये जस के तरह इसको काट सकते हैं, 5 से काटेंगे तो 5 बचे 25, यानी कि इधर खाली q² बचेगा, मतलब q² बराबर क्या आया, 5r²। ये समीकरण 2 आ गया। अब इससे आप ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं। देखिए आपका ये समीकरण दूसरा आया क्या, कि q² बराबर 5r², मतलब 5 जो है वह किसको अब विभाजित कर रहा है, तो q² को। इसका मतलब 5 जो है q को भी विभाजित
करेगा, क्योंकि स्क्वायर हटा देंगे तो भी उसको विभाजित करेगा। कोई भी संख्या स्क्वायर को अगर विभाजित कर रहा है तो स्क्वायर हटाने के बाद भी उसको विभाजित करेगा ही। इस प्रकार आप सोचिए, इस प्रकार P और Q में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, कौन सा, और वो है 5। 5 मतलब दोनों में P और Q, दोनों में P और Q में सोचिए कि हमारे पास एक 5 जो है उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ मतलब कॉमन, मतलब दोनों में मिल गया, कौन, 5। इसका मतलब जो हमारी मान्यता था वो तो गलत हो गया, क्योंकि हम शुरू में ही माने थे। देखिए शुरू में हम लोग क्या माने थे, शुरू में यहाँ पर देखिए कि P और Q, गौर से देखिए P और Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, लेकिन यहाँ पर हम लोग दिखाए कि P और Q में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, कौन सा, 5। तो हम जो माने थे वो तो गलत हो गया ना, यानी कि लिखेंगे ऐसे, देखिए यहाँ पर लिखा गया है जो हमारी मान्यता के क्या है, विपरीत है। विपरीत मतलब हम जो माने वो गलत हो गया, अर्थात कहेंगे √5 एक परिमेय संख्या नहीं है। आज जब सोच सकते हैं जब √5 एक परिमेय संख्या नहीं तो क्या है, अपरिमेय है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है और यही आपको प्रूफ करना था। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इस तरह से आप आराम से प्रूफ कर सकते हैं। पहले भी हम आपको ये सवाल बताए थे और यहाँ पर भी आपको समझ में आया होगा। अब हम आपको बढ़ाते हैं अगले नंबर सवाल की तरफ, देखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो आप लोग का सवाल है दूसरा नंबर, प्रश्न नंबर 2 देखिएगा। एक बार प्रश्न पहले आप देख लीजिए, प्रश्न तो आप देख ही लिए होंगे। ये है आपका, सिद्ध करे कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या। ये प्रश्न आप कई बार बनाए भी होंगे और आपसे कई बार पूछे भी हुए हैं। तो देखिए सवाल एक बार, सिद्ध करे कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। वैसा ही आप क्या करिए, सबसे पहले इसको आप मान लीजिए कि इतना जो है वह एक परिमेय संख्या है, उल्टा मान लेते हैं। और जब परिमेय संख्या है तो इसको हम P/Q के रूप में तो लिख ही सकते हैं, मतलब 3 + 2√5 बराबर P/Q, जहाँ Q इज नॉट इक्वल टू 0 और P और Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, एक के अलावा। ठीक है, आप यहाँ पर लिख सकते हैं एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, वैसे ठीक रहेगा। ठीक, अब आप बताइए, इसको थोड़ा सा ना आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, एक लाइन कर लीजिएगा, इसको करना है। ये जो आपको दिखाई दे इसको करके ऐसा लाएं। चलिए हम आपको बताते हैं कैसे करना है। देखिए सबसे पहले आप क्या करिए, रूट वाला को एक तरफ रखिएगा, बिना रूट वाला को दूसरा तरफ। तो ये जो आपको 3 जो दिखाई दे रहा है, किधर गया भाई, ये जो आपको 3 दिखाई दे रहा है राइट साइड भेजिए, तब P/Q था ही वाला। अब माइनस में प्लस में 3 इधर आके माइनस में 3, ऐसे। या चाहे तो आप यहाँ पर भी समीकरण एक मान सकते हैं, नहीं तो आप थोड़ा सा इसको ना भिन्न उनका जोड़ घटाव बना दीजिए। इसके बट्टा में कुछ ना थे, एक Q के लघुत्तम Q, 3 में Q से तो 3Q माइनस P रहेगा P-3Q, यानी कि ये जो गुना में 2 जो अभी है, ये जो है ना इधर गुना में है, ये कहाँ जाएगा, बटा में, यानी बटा में आपका आ जाएगा 2Q। इसको समीकरण आप लिख सकते हैं। आना अगर इच्छा ही दूल्हा न बढ़ाने का इच्छा हो तो आप यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, इससे कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, ठीक ना। और आप याद करिए कि P और Q क्या है, क्या लिख दिए भाई, एक सेकेंड। P और Q क्या है, तो वो है पूर्णांक। P और Q क्या है, पूर्णांक है। और जैसे ही पूर्णांक रहे तो आपको बता दे कि P और Q अगर पूर्णांक है तो ये जो राइट साइड वाला जो टर्म है इतना, या आप यहां से भी कह सकते हैं ये वाला P/Q-3, ऐसे भी लिख सकते हैं कि इतना जो है वो क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा। क्यों, क्योंकि P और Q का मान कोई भी पूर्णांक जब रखिएगा ना इसमें तो बट्टा में ही आएगा, कुछ 2/3, 4/5 ऐसे करके, तो वो परिमेय होगा। परंतु आप जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या, ये आपको पहले ही साबित कर दिए हैं। इसका मतलब सोचिए कि राइट साइड वाला जो आया परिमेय और लेफ्ट साइड वाला क्या है, अपरिमेय। तो क्या कभी भी अपरिमेय और बराबर परिमेय हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता है, इसका मतलब हमारी मान्यता क्या है, गलत है। गलत है मतलब हम शुरू में जो माने थे कि इतना एक परिमेय संख्या है, ये मानल गलत है। तो जब गलत है तो सोच लीजिए, इस कह सकते हैं कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या नहीं है। और जब नहीं है तो अतः लास्ट में लिख दीजिएगा इतना एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। और यही आपको साबित करना था। तो थोड़ा सा क्या है कि इसमें आपको भाषा ही लिखना पड़ता है, 2-4 बार लिखने का प्रयास करिएगा तो आपको बढ़िया से याद हो जाएगा। ठीक है, ये कुछ नया चीज नहीं है। आप एक आध लाइन इसमें भाषा अगर आप कम भी लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, काइन लाइन बढ़ा भी देते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल की तरफ। ये देखिए प्रश्न संख्या 3 में आपका, देखिए प्रश्न संख्या 3 जो है इसमें क्या है, सिद्ध करे कि निम्नलिखित अपरिमेय संख्या, यानी कि आपके पास 3 गो सवाल है, पहला सवाल, दूसरा सवाल और ये है आपका तीसरा सवाल, यानी 3 गो सवाल है। तीनों को आपको कैसे करना है आराम से चलिए समझते हैं। पहले 3 का पहला सवाल देखिए,
तो पहले क्या है 1/√2, तो इसको कर लीजिए, माना कि 1 जो √2 है वो क्या है, एक परिमेय संख्या है। उल्टा ही मानना है आपको, है ना, उल्टा मान लिए। अब इसको अगर परिमेय संख्या मतलब इसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, 1/√2 बराबर p/q, जहां q क्या है, नॉट इक्वल टू 0, और p और q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है एक के अलावा। ठीक, तो न है इसका मतलब, अब इसको थोड़ा सा आप चाहते तो इसको शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते थे, उलट के कर सकते, लेकिन हम आपको डिटेल्स में ही बता रहे हैं ताकि आपको अच्छा से समझ में आ जाए। क्रॉस गुना करिए, q में 1 से तक q, √2 में p से तक √2p, और ऐसा प्रश्न हम आपको बताए हैं स्क्वायर करने वाला है, स्क्वायर करिए दोनों तरफ। तो दोनों तरफ जब स्क्वायर करिएगा तो देखिए ये दोनों तरफ स्क्वायर करने के बाद ये q², इधर स्क्वायर करेंगे तो √2p का स्क्वायर, ये क्यू स्क्वायर आएगा। √2 का स्क्वायर सब लोगों को पता है, √2 का स्क्वायर करेंगे तो सीधा 2 यानी 2p²। समीकरण इसको आप 1 मान सकते हैं, ये जो आपके पास आया इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए। और जब समीकरण 1 आ जाए तो सोचिए q² बराबर क्या है भाई, देखिए q² बराबर क्या है, 2p², मतलब 2 जो है इस बारी q को विभाजित करेगा, ई वाला q को विभाजित करेगा। तो यहाँ पे आप क्या लिखेगा कि 2q² को विभाजित करेगा। यहाँ पर p² नहीं लिखना है, इसलिए क्योंकि देखिए p² का मान थोड़े ना, यहाँ q² का मान है, इसलिए आप ऐसे लिखेगा 2q² को विभाजित कर। जब q² को विभाजित करेगा इसका मतलब 2q को भी विभाजित करेगा। स्क्वायर को जब विभाजित करे ना तो सिंपल सी बात है, स्क्वायर हटा दीजिएगा, उसको भी विभाजित करेगा। और अब आप बताइए कि अब आप यहाँ पर p का मान 2r नहीं लेना है, क्योंकि q को विभाजित किया था, q बराबर 2r, कांस्टेंट भी मान सकते हैं, के भी ले सकते हैं, जहां पर आर कोई क्या है तो पूर्णांक है। अब आपको करना क्या होता है, ये जो क्यू आर है मतलब क्यू बराबर 2r है, ये 2r मान आपको समीकरण 1 में यहाँ पे बैठाना पड़ेगा। चलिए बैठाते हैं भाई, थोड़ा सा देखिए समीकरण 1, इसको थोड़ा सा बढ़िया से देखिए, q², तो q का मान इस बार 2r, देखिए q का मान 2r, और बराबर के बाद ये 2pr² रहेगा। अब बताइए 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4r² एन जस के, तो 2 दूनी 4 काट सकते हैं, तो क्या मिलेगा, इधर खाली p², इधर बचा 2 बचेगा ना, तो 2r², यानी कि ये आपके पास नजर आएगा क्या, ये वाला कि p² बराबर 2r², या आप ऐसे भी लिख सकते थे 2r² बराबर p²। इससे आप समीकरण 2 से आपको क्या निष्कर्ष निकला है कि 2 जो है p को भी विभाजित करता है ना, करेगा ना भाई 2p² को। जब p² को विभाजित करेगा इसका मतलब 2p को भी विभाजित करेगा। ठीक है, तो अब सोचिए कि ऊपर में अभी आप कुछ निष्कर्ष निकाले थे क्या, कि 2 q को विभाजित यहाँ पे कर रहा था, देखिए इस वाला पार्ट को, एक बार यहाँ से देखिए ये वाला पार्ट को, कि q को विभाजित कर रहा है, यहां से अभी हम प्रूफ किए कि भाई 2p को भी विभाजित कर रहा है, मतलब यह कि p जो है दोनों को विभाजित कर रहा है, किसको किसको, देखिए इस प्रकार p और q में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, और वो कौन है तो 2 है, क्योंकि 2 दोनों को विभाजित किया, मतलब दोनों में एक कॉमन आपको दिखाई दिया, कौन 2। और अब आप बताइए, हम तो शुरू में माने थे क्या, शुरू में माने थे कि कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, और जब कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है लेकिन यहाँ पर आ गया कि गुणनखंड है कॉमन, तो जो हमारी मान्यता के विपरीत है। और जब हमारी मान्यता ही गलत हो गया तो हम कहेंगे कि 1/√2 एक परिमेय संख्या नहीं है, और जब परिमेय नहीं है तो लास्ट में अतः हिंस लगा दीजिएगा कि 1/√2 क्या एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो ये सब जो है प्रश्न आपको लिखते लिखते आराम से आ जाएगा, और 1 अंक के सवाल में, मतलब 1 अंक कहते हैं, एक सवाल जो है प्रत्येक साल 2-2 अंक के आता ही आता है। ठीक, अब चलिए अगले सवाल पर आ जाते हैं। इसी का नेक्स्ट नंबर सवाल देखिए, 3 का दूसरा सवाल, तीसरा का दूसरा, क्या हो गया भाई, देखिए ये है 3 का दूसरा सवाल। तो माना कि पहले सवाल को एक बार देख लीजिए आप लोग, सवाल किधर है भाई, सवाल देखिए, सवाल यही है ना, दूसरा सवाल यही है, 7√5 है ना, 3 का दूसरा सवाल को देख लीजिएगा, ठीक रहेगा। देखिए 7 क्या है, 3√5 था, 7√5 है, ठीक है 7√5 है ना, तो 7√5 एक परिमेय संख्या ही मान लिए, क्योंकि आपको तो सिद्ध करना है अपरिमेय संख्या, तो उल्टा मानते हैं, तो इसको आप लिख दीजिएगा इसे 7√5 बराबर p/q, जहां q इज नॉट इक्वल टू 0 और p और q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, ये तो आपको मानना ही है क्योंकि आपको मानने वाला बात है। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे आप गौर से देखिएगा, इस बात को समझिए, जो गुना में 7 है ना, इसको खाली बट्टा में लिख दीजिए ना, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, बट्टा में 7q हो जाएगा, मतलब √5 बराबर p/7q, इस समीकरण 1। सोचिए आपको याद है कि p और q क्या है, पूर्णांक है,
पी और क्यू क्या है, पूर्णांक है। तो सोचिए कि 7 बटा ये जो आपको दिखाई दे रहा था, ये जो नंबर आपको p बटा 7 की कौन सा संख्या होगा, तो ये p बटा 7 क्यू जो है वह एक परिमेय संख्या होगा। ठीक, तो सोचिए राइट साइड आपको परिमेय संख्या है, लेकिन आप जानते हैं, आप प्रूफ भी किए हैं कि √5, अरे क्या हो गया भाई, एक सेकेंड बउआ, कि √5 जो है क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि अभी आप प्रूफ किए और आप यहाँ पे लिखिएगा डायरेक्ट, परंतु √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो सोचिए राइट साइड ये जो दिखाई दिया कि परिमेय है, और लेफ्ट साइड हम जानते हैं कि अपरिमेय है, यानी कि अपरिमेय और परिमेय क्या कभी बराबर हो सकता है, तो बराबर नहीं हो सकता है। तो जब बराबर नहीं होगा यानी कि हम जो माने हैं वो हमारी बात क्या है, गलत हो गया, यानी जो हमारी मान्यता के विपरीत है या हमारी मान्यता गलत था। इस तरह से कहेंगे कि 7√5 एक परिमेय संख्या नहीं है, और जब नहीं है तो क्या है, तो एक अपरिमेय संख्या, और यही आपको लिख देना है। और इतना ही आपको भाषा में इस्तेमाल करना है, 2-3 बार लिखिएगा, आपको समझ में आने लगेगा। बस एक ही बात को घुमा फिरा को बार बार लिख देना है ना। तो लास्ट सवाल को भी देख लेते हैं ताकि एक्सरसाइज भी आप लोग का कंप्लीट हो जाए। आइए 3 का तीसरा सवाल क्या है भाई, 6 प्लस √2। एक बार सवाल जरूर देखेंगे। 6 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो बस उल्टी सी बात है, मान लीजिए परिमेय संख्या है, और जब परिमेय संख्या है तो इसको हम बराबर कर देंगे 6 प्लस √2 बराबर p बटे q। जहां पर इस भाई जो आप लिखने आपको याद हो गया, p और q में कोई 1:2 गुणनखंड नहीं है, एक के अतिरिक्त है। ठीक है, अब आप बताइए इसको करना क्या है, रूट वाला को एक तरफ, बिना रूट वाला को दूसरा तरफ। तो क्या करिए, ये जो रूट को इधर ही छोड़ दीजिए, तो रूट लिख दिए, ये 6 को राइट साइड ले जाएंगे तो ये +6 यानी आके -6। चाहे तो समीकरण एक ने मान लीजिए, आना तो एक लाइन बढ़ा दीजिए, तनी भिन्न उनका घटाव बना दीजिए। तो बउआ बताओ, भिन्न का घटाव एक बट्टा में कुछ ना तो एक q, एक के लघुत्तम q, तो 6 में q से तो 6 की तो p रहेगा, यानी समीकरण एक इसको आप मान लीजिए, इसको हटा दीजिए। ठीक है, समीकरण एक। सोचिए आप सब लोग को ये बात पता है कि ये वाला गौर से देखिए, ये जो नंबर है, देखिए आपको याद है कि p और q क्या है, पूर्णांक है। और जब p और q पूर्णांक है तो ये जो भाई जो राइट साइड वाला वो सारा क्या होगा, ऐसे लिख सकते हैं। देखिए यहाँ से भी अगर आप समीकरण एक यहाँ मानते तो ये वाला टर्म लिखिएगा, ठीक ना, p बटा q -6 एक परिमेय संख्या है। परिमेय इसलिए क्योंकि p और q का मान कोई रखेगा ना 1 2 3, तो ये परिमेय बटा के रूप में ही आएगा, तो परिमेय है। तो सोचिए राइट साइड वाला आपका परिमेय है, और आप जानते हैं कि √2 जो है एक अपरिमेय संख्या, ये साबित आप करके भी लाए हैं। तो सोचिए लेफ्ट साइड आपका अपरिमेय और राइट साइड परिमेय, क्या ये दोनों इक्वल कभी हो सकता है, तो कभी इक्वल तो हो नहीं सकता है, यानी हमारा जो बात है वो माना हुआ गलत हो गया, जो हमारी मान्यता के विपरीत है। यानी हम ये सब क्यों ऐसा आया कि अपरिमेय बराबर परिमेय नहीं हुआ, क्योंकि हम मान ही लिए थे गलत, यानी मान्यता के विपरीत है। तो कह सकते हैं कि हम जो माने थे 6 प्लस √2 एक परिमेय संख्या नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमारी मान्यता गलत हो गया, हम माने थे परिमेय संख्या, और ये गलत होने का कारण यही था ना कि हम मान लिए थे उल्टा, इसका मतलब ये परिमेय संख्या नहीं है। और जब परिमेय नहीं है तो अतः 6 प्लस √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो बस आपको करना यही है, आपको इतना ही भाषा इस्तेमाल करना है, 2-3 बार लिखिएगा तो आपको समझ में आ ही जाएगा। और ये क्या है, इसको आपको कोई नया प्रोसेस नहीं है कि आपको कुछ इसमें करना है, बस भाषा को 2-4 बार लिखना है। और आप ये जो भिन्न उनका जोड़ बनाते हैं ये मत बनाइएगा, आप यहाँ से भी आप समीकरण एक मान के यही वाला टर्म आप लिख सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा दिमाग लगाना इसे नहीं पड़ेगा। और भाषा जो 2-4 लाइन लिखते हैं वो आप लिखिए, 1-2 लाइन बढ़ा भी सकते हैं, 1-2 लाइन घटा भी सकते हैं। ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इस तरह से हमने आपको एक्सरसाइज के 5 सवाल था, 5 सवाल को आपको बता दिया है। तो नेक्स्ट में हम आपको बताएंगे, नेक्स्ट जो आप लोग का वीडियो आएगा वो होगा 1.4 के बारे में। ठीक है, तो 1.4 के बारे में हम आपको अगला वीडियो में बताएंगे, वो आपको पढ़ना है शांत और अशांत के बारे में। ठीक है, तो शांत और अशांत के बारे में बता देंगे, तो उसके बाद हम एक्सरसाइज पे चलेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू।